आज हम देखने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। टैली में एक फीचर है बैंक रिकन्साइल करने का। अगर मैं उस फीचर की बात करूं, बड़ा सिंपल फीचर है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डेट डालनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, जो हमारा बैंक स्टेटमेंट होती है, जब हम टैली में चढ़ाते हैं, जैसे मेरे एचडीएफसी बैंक में कुछ एंट्रीज होती हैं, अगर मैं इनको खोलूँ, यहाँ पे रिकन्साइल का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके मैंने सिंपल सी डेट डालनी है और कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं टैली के फीचर की बात करूँ बैंक रिकन्सिलिएशन में, तो सिर्फ डेट डालनी है मैंने, उसके अलावा और कुछ नहीं है बैंक रिकन्सिलिएशन। जो हमने यहाँ पे डेट ऑलरेडी वाउचर की डाल दी, यहाँ पे हमको डेट डालनी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कौन सी डेट है। दो डेट हो सकती है। मान लेते हैं मैंने किसी को आज चेक दिया, आज है 13 तारीख, और उस पर्सन ने 15 तारीख को चेक क्लियर करवाया, तो मेरी तरफ से तो बैंक से आज पैसे चला गया, मैं तो ये मान ली कि आज पैसे चला गया मेरे पास से, वो कभी भी अपना बैंक से निकाल ले। उसे निकाला 15 तारीख को, तो मैं जो एंट्री करूंगा अपनी पेमेंट की, वो करूंगा आज कब की डेट में, आज की डेट में 13 तारीख को, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा आज जा चुका है। ठीक है। अब मेरे बैंक से पैसा तो आज जा चुका है, सामने वाले ने 15 तारीख को डाला, तो वो थी कि जिस दिन मेरे बैंक से पैसा एक्चुअली में कटा। एक है जब मैंने चेक काट के दिया, दूसरा सामने वाले पर्सन के पास जाएगा, वो उसको बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक अपने 2 दिन लेगा क्लियरेंस में, उसके बाद में मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, राइट। तो अपनी टैली में मैं एंट्री कब करता हूँ, जब मैंने चेक इशू करा, और सामने वाला 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी उसको टाइम लगेगा वो प्रेजेंट कर देगा। अब हो सकता है वो कल ही जाके प्रेजेंट कर दे, हो सकता है एक हफ्ते के बाद वो प्रेजेंट करे। तो जब वो प्रेजेंट करेगा बैंक में चेक, उसके 2 दिन बाद वो चेक मेरे अकाउंट में लगेगा और मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, ये होता है। तो जब मैं टैली में एंट्री करता हूँ, कौन सी डेट को करता हूँ, जिस दिन मैंने चेक दे दिया, मैंने ये मान लिया मेरी तरफ से लायबिलिटी कंप्लीट हो गई, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक में जब प्रेजेंट हुआ उस दिन एक्चुअल बैलेंस कम हुआ, अभी क्या है, मेरी टैली में बैलेंस कम हुआ, उस टाइम पे एक्चुअली बैलेंस कम हुआ। तो इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि मेरी टैली का जो बैंक बैलेंस बता रहा होगा और जो बैंक का बैलेंस होगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा रहा होगा। तो अगर मैं टैली के बैंक रिकन्सिलिएशन की बात करूं, तो हमने क्या करना है उसमें, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, ये जिस डेट को मैंने एंट्री डाली थी, जब मैंने जैसे 2 तारीख को कैश की एंट्री डाली थी, ये वाली दो, उसके बाद में 1 मई को मैंने ये वाली एंट्री डाली थी, तो ये कौन सी डेट है, जिस डेट को मैंने टैली में अपनी एंट्री डाली है। और बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते टाइम पे यहाँ पे मैं बैंक की डेट डालूंगा जिस दिन मेरे बैंक से पैसा गया है। ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सी डेट डाल दूंगा, जिस दिन मेरे बैंक से पैसा गया। जैसे आज के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो मैं एंट्री कब डालूंगा, 13 नवंबर को। तो यहाँ पे डेट आ रही है 13 नवंबर, इंस्ट्रूमेंट की डेट भी 13 नवंबर, और उसने 15 तारीख को चेक पास करवाया, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा उसकी डेट 15 नवंबर। सिंपल, और कुछ नहीं है। टैली में बैंक रिकन्सिलिएशन सबसे ईजी है, और कुछ नहीं करना, हमने डेट डालनी है। अब ये तो हो गया टैली का काम, कि भाई टैली मैंने आपको बता दिया, बैंक रिकन्सिलिएशन में डेट डाल दो, काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये हम करते क्यों हैं, हमको लॉजिक तो समझ आना चाहिए ना, कि बैंक रिकन्सिलिएशन है क्या। कल को हो सकता है मेरे को कुछ और आइटम रिकन्सिल करने के लिए मिल जाए, तो कैसे रिकन्सिल करेंगे, तो उसके लिए मेरे को मैनुअली नॉलेज भी तो होनी चाहिए, बैंक रिकन्सिलिएशन एक्चुअली में है क्या। तो हम पहले देखते हैं कि मैनुअली बैंक रिकन्सिलिएशन है, होती क्या है, क्यों बनाने की जरूरत होती है, कैसे किया जाता है, पहले हम मैनुअली देख लेते हैं। टैली में करने का तो कुछ फंडा ही नहीं है, सिर्फ एक डेट डालो, आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर। चलिए हम देखते हैं मैनुअली बैंक रिकन्सिलिएशन है क्या। देख, मान लेते हैं मेरे पास में बैंक में आज की डेट में 10,000 रुपये पड़ा है, तो पड़े नहीं है मेरे पास में, आए मान लेते हैं। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, स्टार्टिंग से जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल, ये एंट्री करता हूँ 10,000। तो मैं 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा करा दी, आज की डेट में जमा करा मैंने 13 तारीख को, 13/11/2022 को। ठीक है। तो अब मैं टैली में जब मैंने एंट्री कर दी, तो मेरे बैंक का जो लेजर होगा, टैली में जो लेजर बन रहा होगा बैंक का, जो टैली में बैंक का लेजर बन रहा होगा, उसका क्या होगा कि 10,000 रुपीज उसमें मेरे पास में एंट्री डाल दी, तो 10,000 रुपीज उसके अंदर दिख रहे होंगे सामने। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा होगा, 10,000 रुपीज का। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा कितना दिख रहा होगा, 10,000 रुपीज का, उसी लेजर में, बैंक के लेजर के अंदर। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाली एंट्री को, ये मैंने 45,000 की मान लेते हैं एंट्री करी, तो 45,000 रुपये जैसे एंट्री करूंगा, तो एचडीएफसी बैंक के लेजर में 45,000 रुपये दिख गए, और वह उसके हिसाब से जो भी क्लोजिंग वाले 45,500 पहले था, 45,000 आ गया या गया,
500 बैलेंस बच गया। इस तरीके से लेजर में क्लोजिंग बैलेंस आज की डेट में उस एग्जाम्पल के थ्रू देखूं तो 10,000 का बैलेंस क्लोजिंग बच रहा होगा मेरे पास में, राइट। अब जब बैंक में जमा हो गया होगा तो ये बैंक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ बैंक, ये मेरा टीकेसी अकेडमी है, ये टीकेसी अकेडमी जिसकी बुक राइटिंग हम कर रहे हैं, और ये है हमारा HDFC बैंक। अब इसके पास भी पैसा आया होगा, इसे भी कुछ एंट्री करी होगी, इसे क्या करोगी, टीकेसी अकेडमी अकाउंट डेबिट 10,000। इसके बाद में इसका कैश ये बैंक आ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट करेगा 10,000 से टू टीकेसी अकेडमी 10,000 की 10,000 से। अब एक तरीके से HDFC बैंक ने टीकेसी अकेडमी को देने, और मैंने क्या बोला, मैंने बैंक से पैसे लेने, मेरी एसेट है उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि रिवर्सल होता है हमेशा। अब जब इसने अपना लेजर बनाया होगा टीकेसी अकेडमी का, तो इसमें भी दिखा रहा होगा कि 10,000 रुपये इसने बैंक ने इसको देने, टीकेसी अकेडमी को देने, और मैंने दिखाया कि मैंने बैंक से 10,000 रुपये एक तरीके से लेने, मेरी एसेट है उसकी लाइबिलिटी है। तो दोनों तरफ बराबर बराबर चल रहा है। जब मैं बैंक की स्टेटमेंट निकाल के लाया तो उसमें आया होगा, मेरी बैंक की स्टेटमेंट जो निकलेगी उसके अंदर आ रहा होगा कि 10,000 रुपये का आपका बैलेंस पड़ा हुआ है इसके अंदर बैंक वाले में, और वही मेरे टैली में भी आ रहा है। तो दोनों मैच चल रहे हैं मेरे, अभी तक मैच चल रहे हैं मेरे दोनों। तो अभी तक एज पर टैली में यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। एज पर टैली क्या है, एज पर टैली मेरे पास में 10,000 रुपये का बैलेंस है, जो मैंने 13/11/22 को जमा कराया था। और एज पर बैंक स्टेटमेंट, जब मैंने बैंक को बोला भाई मेरी स्टेटमेंट निकाल के दे दो, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने भी एक स्टेटमेंट दी मेरे को 13/11/22 को, कि आपने 10,000 रुपये जमा करा रखे हैं, जो मैंने आपको देने, जब भी आप मेरे पास में आओगे मैं आपको 10,000 रुपये निकाल के दे दूंगा। तो दोनों बराबर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रिकंसिलिएशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरा बैलेंस टैली में जो आ रहा है और मेरे जो बैंक की स्टेटमेंट बैलेंस आ रहा है वो दोनों मैच हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, कि जैसे मेरे पैसे जमा कराए उसी टाइम उसने कैश जमा भी कर दिया और मेरे को स्टेटमेंट निकाल के दे दी, दोनों बराबर चल रहे हैं। अब 13 तारीख को ही मैंने एक चेक काट के दे दिया 1,000 रुपए का, इसको किसी भी पार्टी को, ABC पार्टी को दे दिया। तो मैंने एंट्री क्या कर दी होगी, ABC पार्टी डेबिट टू बैंक कर दिया होगा आप ही टैली में 1,000 रुपीज से। तो मैंने क्या किया, 1,000 रुपये माइनस कर दिया अपने अकाउंट में टैली में, एक तरीके से 9,000 रुपये का बैलेंस मेरे पास में बच गया। 9,000 रुपये का मैंने टैली में बैलेंस डाल दी कि भाई 1,000 रुपये का मैंने चेक इशू कर दिया। ये क्या मेरा चेक इशू, चेक मैंने चेक इशू कर दिया कि भाई ये लो 1,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकलवा लेना आप जब भी जाओ। तो मैं टैली में एंट्री कर दिया आज की डेट में, जैसे ही मैंने चेक इशू किया ABC डेबिट टू बैंक। अब वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं 13 तारीख को, 14 को भी नहीं गया, 15 को भी नहीं गया, वो 20 तारीख तक तो गया ही नहीं। तो 13 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में, अगर मैं यहाँ पे 13 तारीख की बात करूं और ये बात करूं मैं 20 तारीख की, तो इस बीच में एक डिफरेंस आ रहा है कि मैं तो टैली में दिखा रहा हूँ अपना कि मेरे पास में बैंक में 9,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैं बैंक स्टेटमेंट निकाल के लेके आऊंगा उसमें मेरे को कितने दिख रहे होंगे, 10,000 दिख रहे होंगे, कि मेरा चेक पास नहीं हुआ, मेरा चेक पास नहीं हुआ। चेक उस पर्सन के पास में पड़ा हुआ है, उस पर्सन की ड्रॉर में पड़ा हुआ है, वो जब बैंक में जाएगा तब बैंक वाले उसको पैसे देंगे, नहीं तो वो पैसे देंगे नहीं जब तक बैंक के पास आएगा नहीं। तो मेरी तरफ से तो जा चुका है, मैंने मान ली चला गया, मैंने टेलीमेंट्री करके अपना बैलेंस दिखा दी कि 9,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हैं, 1,000 रुपये मैं उसको पे कर चुका हूँ टैली में। लेकिन मैंने 20 तारीख को बैंक में गया दोबारा से स्टेटमेंट निकलवाने, बैंक में फिर भी आ रहा है, कितना आ रहा होगा, 10,000 रुपये आ रहा होगा, बैंक में पे आ रहा होगा। अब 20 तारीख को उसे मान लिया चेक लगाया और 21 तारीख को वो चेक पास हो गया, 21 नवंबर 2022 को वो चेक पास हो गया। अब जैसे ही वो चेक पास हुआ होगा, मैं 21 तारीख को जब स्टेटमेंट निकालने जाऊंगा तो मेरे को बैलेंस कितना दिखा रहा होगा, वो 9,000 का, क्योंकि वो बैलेंस बैंक की स्टेटमेंट दिखा रहा होगा 10,000 रुपये का आपका टोटल बैलेंस था, 1,000 रुपये का आज आपका चेक पास हो गया, बैलेंस आपका 9,000 रुपये का बच गया, ये दिखा रहा होगा। तो 21 तारीख को तो हमारा और टैली का बैलेंस मैच हो जाएगा, मेरा भी 9,000 रहेगा, उसका भी 9,000 रहेगा। लेकिन 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक के बीच में वो बैलेंस मैच नहीं होगा। रीजन, क्योंकि मैंने चेक इश्यू कर रखा है, सामने वाली पार्टी ने डिपॉजिट ही नहीं कराया, समझ गए। तो इस रीजन से आ रहा है क्या डिफरेंस,
एक डिफरेंस आ रहा है कि भाई मैं जब किसी को बता रहा हूँ अपनी टैली के हिसाब से, अगर मैनेजमेंट मेरे से रिपोर्ट मांगता है कि मेरे बैंक में पैसा कितना पड़ा बताओ, मैं टैली से रिपोर्ट निकाली, उसको बोलती हूँ 9,000 पड़ा है। मैं टैली से रिपोर्ट निकाली, अपना लेजर निकाला बैंक का, उसको दे दिया, ये लो सर 9,000 बैलेंस पड़ा है। अब उसने क्या किया, उसके पास बैंक के ऑनलाइन एक्सेस है, मैनेजमेंट ने क्या किया, बैंक से स्टेटमेंट निकाल ली, उसने देखा 10,000 आ रहा है, मेरे को बुलाएगा, इधर आओ, आपने मेरे को बताया कि आपके पास में बैंक बैलेंस 9,000 पड़ा है, बट मैंने स्टेटमेंट निकाली 10,000 पड़ा है, ये तो मिसमैच है, आपने क्या अकाउंटिंग करी है? तो मैंने क्या कोई सवाल वो होगा जवाब, सर डिफरेंस आ रहा है रिकंसिलेशन की वजह से, जो कि हमारे पास में एक चेक हमने इशू किया था, वो सामने वाली पार्टी ने डलवाया नहीं था, जिसका रिकंसिलेशन ऐसे है कि 10,000 9,000 मेरी टैली में बैलेंस आ रहा है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 1,000 रुपए को वापस से, जो मैंने चेक इशू किया है, चेक इशू बट नॉट डिपॉजिटेड बाय पार्टी, बट नॉट डिपॉजिट, मैंने चेक इशू कर दिया लेकिन सामने वाली पार्टी ने डिपॉजिट नहीं किया, उसको मैं एड बैक कर दूं तो बराबर हो जाएगा बैलेंस, तब तो बराबर हो जाएगा। तो मैं उसको टैली के साथ में क्या दूंगा, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी दूंगा, क्योंकि अभी क्या है, मैनेजमेंट ने मेरे को बुला के पूछा है, अब मैनेजमेंट हर बारी तो मेरे को बुला के पूछेगा नहीं, बाई चांस की बात है उसने बुला लिया, लेकिन अगर वो नहीं बुलाता तो क्या होता, उसके मन में डाउट रहता कि इस अकाउंटेंट की तरफ से जो डाटा आया है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है, गलत डाटा है, क्योंकि उसने बताया 9,000 पे, मेरे बैंक स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है 10,000 पे, तो उसने अकाउंटिंग ठीक से करी नहीं है। अब मैं उसको साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अटैच करके देता हूँ कि ये टैली का एज पर टैली बैलेंस इतना है, 1,000 रुपए का चेक ऐसा है जो हमने दे रखा है, बैंक में भी पास नहीं हुआ, उसको मैंने एड बैक कर दिया, क्योंकि मैंने पहले माइनस कर रखा था, तो मैंने वापस से उसको एड बैक कर दिया, तो अब वापस बैलेंस की तरफ इतना बच गया 10,000 पे, और ये बैलेंस कैसे मेरा एज पर बैंक, तो ये वाला कैसे मेरा एज पर टैली, सर देखो एज पर टैली आ रहा है 9,000, 1,000 का चेक मैंने इशू कर रखा है, उसने सामने वाली पार्टी ने जमा नहीं कराया, जो मैंने ऊपर माइनस कर रखा था मैंने उसको एड बैक कर दिया, अब आ गया 10,000, और एज पर बैंक आपका बैलेंस कितना है 10,000, अब आप जाके कहीं से भी चेक करवा लो, मेरा काम परफेक्ट है। तो अब जब उसके पास में डाटा जाएगा कि एज पर टैली 9,000 आ रहा है, 1,000 रुपए का चेक इशू हो रखा है, बट वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, उसको एड बैक करने के बाद में एज पर बैंक स्टेटमेंट 10,000 है, अब जब वो बैंक स्टेटमेंट निकालेगा, वो देखेगा हाँ 10,000 का बैलेंस है, इसके अंदर 9,000 प्लस 1,000 का चेक ठीक है इशू किया होगा हमने कोई, और 10,000 का बैलेंस है, तो मैच है हमारा, परफेक्टली हमारा काम सही चलेगा। तो इसी प्रोसेस को, जो मैंने ये प्रोसेस बताया एड बैक करने का, इसको क्या कहते हैं, रिकंसिलेशन करना, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, कि ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रीजन रिकंसिलेशन बने, वो हम आगे देखते हैं। बट जो ये प्रोसेस है कि हमने पहले ऑलरेडी माइनस कर रखा उसको ऐड बैक कर दो, अगर ऐड कर रखा तो उसको माइनस कर दो, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकंसिलेशन। अभी तो हमने क्या किया, एक चेक की बात करी, अब हो सकता है मैंने 15 चेक दे रखे हूँ अलग अलग पार्टीज को, उनमें से 10 ने जमा करा दिए, 10 ने नहीं जमा कराए, सॉरी 5 ने जमा नहीं कराए, 10 ने जमा करा दिए, इसी तरीके से हो सकता है मेरे पास में कुछ चेक आए हो, अब वो चेक मेरी ड्रॉर में पड़े हो, अब मेरे पास में क्या होगा, जैसे ही मेरे पास में चेक आया, मैं एंट्री कर दूंगा चेक को देख के, बैंक अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी, जो भी अब बैंक का बैलेंस मेरी टैली में तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो चेक जब तक मेरी ड्रॉर में पड़ा है, मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी डिफरेंस रहेगा ना। तो एक ये दूसरा डिफरेंस हो गया, एक तो मैंने दिया वो नहीं आया, एक मेरे पास में आया चेक और वो हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, एक इसका भी डिफरेंस आ सकता है। इसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने को कहते हैं रिकंसिलेशन। अब रिकंसिलेशन जरूरी नहीं हमको सिर्फ बैंक बैंक की करनी है, अभी हमने करी बैंक के बारे में बात, अगर मैं मान लूँ कोई वेंडर की बात करते हैं, किसी वेंडर से मेरे पास में कोई इनवॉइस आया, उसने अपना इनवॉइस चढ़ा दिया मेरे अकाउंट में, पैसा करेंसी वाला खड़ा कर दिया अपने पास में, अब इनवॉइस मेरे पास तक नहीं आया, इनवॉइस अभी गेट कीपर के पास ही है, या फिर मान लेते हैं मैं मुंबई से कोई मैं सामान मंगा रहा हूँ, अभी तक मेरे पास में सामान भी नहीं आया और इनवॉइस भी नहीं आया, उसने वहां से सामान भेज दिया, इनवॉइस भी बना के भेज दिया, तो उसने तो क्या कर दिया, उस दिन अपनी एंट्री कर दी होगी, जिस पीरियड में इन ट्रांजिट है वो गुड्स और वो इनवॉइस मेरे पास तक नहीं आया, क्या मैं अपनी टैली में चला सकता हूँ? भाई जब तक मेरे पास में गुड्स ही नहीं आया, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो मैं अपनी टैली में कैसे चला दूंगा? तो क्या होगा, उस दिन जिस दिन उसने गुड्स भेज दिया, उस दिन वो बोलेगा कि सर मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, अगर उसने 1 लाख का सामान भेजा वो कहेगा मैंने 1 लाख रुपए लेने हैं। मैं यहाँ पे कहूंगा मेरे पास तो कुछ भी पेबल नहीं है, मेरे पास तो बिल चला ही नहीं है, तो मैंने 0 रुपए दे देने,
तो इसका भी क्या होगा, रिकंसिलिएशन बनेगा कि हमारा 0 रुपीज का बैलेंस है एज पर टैली, बट उसने फोन पे कम्युनिकेट कर दिया कि एज पर कम्युनिकेशन इन ट्रांजिट गुड्स 1 लाख रुपए का है, तो एज पर उसकी लेजर बैलेंस कितना होगा, 1 लाख रुपए का। तो एज पर माई टैली बैलेंस 0, एड 1 लाख रुपए कौन से वाला, जो इन ट्रांजिट वाला है, और एज पर हिज लेजर बैलेंस कितना है, 1 लाख, और 1 लाख उसका मैच हो जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना। कि अगर मैंने किसी को बोला कि मैंने आपसे 50,000 रुपए लेने, कोई मेरे को बोल रहा है कि आपने मेरे को 1 लाख रुपए देने हैं, मैंने उसको बोला कि मैंने आपको 50,000 रुपए देने, वो कह रहे नहीं है मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब 50,000 के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे हम कि रीजन क्या है उसका। जैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे कि ये रीजन है कि इन ट्रांजिट गुड्स है, या हमने गुड्स रिटर्न करे थे, या एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन को प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। और फिर मैं ऐसा अपना रिकॉर्ड और वो डिफरेंसेस ऐड या लेस करके एज पर हिज रिकॉर्ड जो बैलेंस आ रहा है और वो उस रिकॉर्ड से मैच होगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकंसिलिएशन। अब चाहे वो बैंक का रिकंसिलिएशन हो, चाहे वो किसी वेंडर का रिकंसिलिएशन हो, चाहे वो एक्सवाइजेड किसी भी चीज का रिकंसिलिएशन हो, रिकंसिलिएशन का मतलब ही क्या है, डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना और उसको स्टेटमेंट में प्रोवाइड करना ताकि सामने वाला पर्सन उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या क्या मेन रीजन हैं जो हमारे चलते हैं। सबसे पहले रीजन मैंने क्या बताया, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय पार्टी। हमने इशू कर दिया, सामने वाली पार्टी ने डिपॉजिट नहीं कराया। चेक रिसीव हो गया मेरे पास में, बट मैंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। मेरे पास में चेक आ गया लेकिन मैंने प्रेजेंट नहीं किया। तो मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया तो मेरे पास में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए छोटे मोटे कई सारे रीजन और होते हैं। जब भी मैं बैंक को रिकंसल करने बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बैंक ने कुछ चार्जेस लगा रखे हैं। बैंक ने कुछ चार्जेस लगा रखे हैं जो मेरी टैली में नहीं है, जो मेरी टैली में नहीं है। देखो, जब मैं यहाँ पे बैठ के अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं किसकी कर रहा हूँ, अपनी अकाउंटिंग। मेरे पास में जो जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट देता रहेगा मैं चलाता रहूंगा। अब बैंक ने बैकेंड से कोई चार्ज लगा दिया, मेरे पास तो उसका डिटेल है ही नहीं, तो क्या होगा, डिफरेंस निकल जाएगा। मेरी टैली में वो चला नहीं होगा लेकिन बैंक ने वो चार्ज लगा रखा होगा। अब उसका क्या है, उसके लिए मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, उसके लिए क्या करूंगा, उसकी एंट्री कर दूंगा। उसकी एंट्री अपनी बुक्स में डालनी पड़ेगी ना मेरे को। जैसे ही मैं बैंक चार्जेस की उसने बैंक चार्जेस कुछ लगा दिए मेरे ऊपर, मैंने वो बैंक चार्जेस उठा के अपनी टैली में बुक कर दिए, तो मेरा डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब मैं रिकंसिलिएशन बनाने पर लगूंगा तो मैं देखूंगा मेरे पास में आ रहा है 10,000 रुपए का बैलेंस, बैंक के पास में आ रहा है 9,900 रुपए का बैलेंस। बैंक ने 100 रुपए का चार्ज लगा दिया, उसके बाद 10,000 रुपए बैलेंस पड़ा था, उसने 100 रुपए का डेबिट कार्ड का चार्ज लगा दिया, 9,900 रुपए बैलेंस मेरे अकाउंट में छोड़ दिया। अब मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ मैनेजमेंट को भाई 10,000 का बैलेंस है। जैसे मेरे पास में स्टेटमेंट आई उसमें देख रहा हूँ मैं 9,900 का बैलेंस है, तो ये भी क्या एक डिफरेंस दिख रहा है मेरे को दोनों अपनी उसमें उसमें। जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो मुझे क्या पता चला कि बैंक ने एक चार्जेस लगा रखा है जो मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। जैसे ही मैं उस बैंक चार्जेस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो क्या होगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो उसके लिए मैं रिकंसिलिएशन नहीं बनाऊंगा, उसके लिए क्या करूंगा, मैं अपनी टैली में एंट्री बुक कर दूंगा कि इस दिन बैंक ने चार्ज लगाया, मैंने भी उस दिन की एंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, तो डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो बेसिकली अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है, अपनी बुक्स को टैली अपने बैंक ऑफ अकाउंट बैंक की स्टेटमेंट से मैच करना है। मैचिंग में जो भी डिफरेंस आ रहे हैं हम उसको आइडेंटिफाई करके अपने पास या तो रिकॉर्ड करेंगे या उसकी रिकंसिलिएशन बना करके। ठीक है, चलिए और देखिए।
10,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पे है, 10,000 का बैलेंस ही बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, जो कि आज की डेट तक रिकनसाइल है। वापस अब दोबारा उसे एग्जांपल से करते हैं, आप दोनों एग्जांपल्स को मर्ज करेंगे हम लोग। पहले मैंने एक बताया था, अब दोनों को करते हैं। मैंने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया 1,000 रुपीज का, मतलब मैंने एंट्री कर दी कोई भी XYZ पार्टी टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज से। तो मैंने अपने क्या किया, अपने बैंक को 1,000 रुपए से टैली में कम कर दिया, 9,000 का बैलेंस बच गया। अब मेरे पास में 3,000 का एक चेक आया, तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC पार्टी, जिससे मेरे पास से पैसा आया 3,000 रुपए का। तो मैंने अपनी टैली में क्या कर दिया, बैंक अकाउंट को 3,000 रुपए से बढ़ा दिया। तो मैं क्या करूंगा, चेक रिसीव 3,000 रुपए से, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया वापस से 12,000 रुपए, जो कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ये दोनों ना, ये इस बंदे ने प्रेजेंट किया ना, मैंने जाके प्रेजेंट किया जो मेरे को चेक रिसीव हुआ था। बैंक ने क्या किया, इसमें मेरा 100 रुपीज का बैंक चार्जेस लगा दिया। 100 रुपीज का बैंक चार्जेस लगा दिया, और उसने बैंक में बैलेंस छोड़ दिया 9,900 रुपए का। 9,900 बनेगा ना बैंक। मेरी टैली में तो आ रहा है कितना, 12,000 का। बैंक की स्टेटमेंट मैंने निकलवाई, उसमें कितना आ रहा है 9,900 का, डिफरेंस आ गया। अब इसको रिकंसिल करना है हमने, और उसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रॉपर बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहले तो जैसे ही मैंने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास में एक 100 रुपए का बैंक चार्जेस चढ़ा है, मैंने अपनी टैली में देखा कि बैंक चार्जेस है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बैंक चार्जेस की एंट्री अपनी बैंक टैली में डाल देता हूँ। बैंक चार्जेस का तो मेरे को मैनेजमेंट ना मैनेजमेंट ने बताया, ना मुझे पता चला कि कैसे कैसे उसे कुछ चार्ज लगा है। जैसे ही स्टेटमेंट मेरे पास में सामने आई, तब मुझे पता चला। तो मैं क्या करता हूँ, एक बैंक चार्जेस की एंट्री डालता हूँ 100 रुपए की, और मेरा बैलेंस कितना होगा 11,900 रुपए का। मैंने क्या एंट्री करूंगी, बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया होंगे, जो बैंक ने चार्जेस लगाए 100 रुपए के टू बैंक, कि मैंने अपना बैंक का अमाउंट 100 रुपए से कम कर दिया। ये क्या होगा, बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस हो गया, एक एक्सपेंस मैंने बुक कर दिया और 100 रुपए से पेमेंट उसकी दिखा दी। तो मैंने इस एंट्री को तो पूरा कर दिया। ये जो डिफरेंस का रीजन था उसको तो मैंने अपनी टैली में बुक करके पूरा कर दिया, कि भाई ये डिफरेंस का रीजन था, इसको मैंने बुक करना था, बुक कर दिया, इसकी रिकन्सिलेशन बनाने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास में आ रहा है 11,900 रुपए का बैलेंस, बैंक के पास में क्या आ रहा है 9,900 का। अब देखिए, रिकन्सिलेशन बनाने के लिए हमको कोई एक बेस चाहिए होता है, जिसके बेस पे मैं रिकन्सिलेशन बनाऊंगा। तो बेस मैं चाहूँ तो टैली का ले सकता हूँ, कि टैली का बैलेंस ये है, उसके अंदर एडजस्टमेंट करके मैं बैंक के बैलेंस पे पहुंच जाऊँ, या बेस में ले लूँ बैंक स्टेटमेंट का, उसकी एडजस्टमेंट करके मैं टैली के बैलेंस पे पहुंचता हूँ। हम बेस ले लेते हैं, बैलेंस एज पर टैली, बैलेंस एज पर टैली, मतलब मेरी बुक्स में कितना बैलेंस है 11,900 रुपए का। बैलेंस एज पर टैली कितना गया 11,900 रुपए का। अब बैलेंस एज पर बैंक कितना है 9,900 रुपए का। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000 रुपए का नेट। अब वो कैसे आ रहा है, 1,000 का ये माइनस वाला, 3,000 का पॉजिटिव वाला, नेट में 2,000 का। तो 1,000 रुपए मैंने टैली में ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं, चेक इशू कर रखा है मैंने, 1,000 रुपए चेक इशू कर रखा है मैंने, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में ये एंट्री है ही नहीं। मैंने यहाँ पे बेस कर लिया बैलेंस एज पर टैली, कि टैली में मेरे पास में 11,900 रुपए का बैलेंस था। उस 11,900 में से मैंने 1,000 रुपए ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं, जिसका इफेक्ट बैंक वालों ने नहीं लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। मैंने 1,000 रुपए ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर रखे हैं। 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद में और एडजस्टमेंट करने के बाद में मेरा बैलेंस बचा 11,900 रुपए। तो इस 11,900 में से 1,000 रुपए ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं, 1,000 रुपए मैंने टैली माइनस कर रखे हैं। क्या ये बैंक ने माइनस कर रखे हैं, नहीं कर रखे। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस एज पर टैली मेरे पास में 11,900 आ रहा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 1,000 माइनस कर रखे हैं। तो मैं उसको एड बैक कर दूं तो बैंक के बैलेंस से पहुंच सकता हूँ। अगर मैंने ऑलरेडी कोई गलत चीज कर रखी है, उसको मैं सही करना तो उसका रिवर्सल ही करूंगा ना। तो मैंने 1,000 पे ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं,
उसको मैं अगर ऐड बैक कर दूं तो मैं वापस इस वाले बैलेंस पे पहुंच जाऊंगा कि बैलेंस एज पर बैंक कितना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ऐड चेक इशूड बट नोट क्लियर। कितना, 1,000 रुपये का मैंने इशू कर दिया लेकिन मेरे बैंक में क्लियर नहीं हुआ। तो अब इसके केस में क्या हो गया, मेरा एक तरीके से इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। यहाँ पे तो है ही नहीं, और यहाँ पे भी मैंने इफेक्ट नलीफाई कर दिया। सही है। अगला, मैंने एक चेक 3,000 रुपये का रिसीव किया था, मेरी ड्रॉर में पड़ा हुआ है, मैंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मैंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो 3,000 रुपये का मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रखा है, तो 11,900 में मैंने 3,000 रुपये ऐड कर रखे हैं, मैंने ऐड कर रखे हैं। लेकिन बैंक ने उसको ऐड नहीं कर रखा क्योंकि बैंक के पास चेक ही नहीं गया। एक तरीके से मेरे पास में पड़ा हुआ है चेक, लेकिन बैंक में गया नहीं, तो बैंक कैसे ऐड कर देगा। तो बैंक ने ऐड नहीं किया, मैंने ऐड किया हुआ है। तो मेरे को इसके इफेक्ट को अगर नलीफाई करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैं कहीं याद कर देता हूँ, तैयार हुआ, माइनस चेक नोट डिपॉजिटेड, जो मैं चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, कितने रुपए का, 3,000 रुपये का। अब मैंने क्या किया, 1,000 का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, 3,000 रुपये का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, जो मैंने एंट्री डाल रखी थी। अब उसके अलावा इसका इफेक्ट मैंने इसके हिसाब से ही ले लिया, 100 रुपये की एंट्री का जो डिफरेंस था वो मैंने इसके हिसाब से ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बैंक बैंक का बैलेंस, ये 9,900 यही आएगा ना, 12 में से 3 गए 9। ये मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो मेरा इससे मैच हो रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है। फिर मैं लिखवाई देता हूँ, नोट कीजिए। मीट एली में बैलेंस है 55,350 रुपए का। मैंने चेक रिसीव्ड किया, आज के तारीख हमारी, ये मान लेते हैं हमारा 30 है, ये 13/11/2022 को मेरा बैलेंस है। मैं चेक रिसीव किया 5,200 रुपए का, 13/11/22 हरीश से, ये हरीश से मैंने चेक रिसीव किया 5,200 रुपए का। दूसरा चेक मैंने रिसीव किया करण से 3,500 रुपए का, ये भी 13/11/2022 को है। तीसरी मैंने पेमेंट करी, तीसरी मैंने पेमेंट करी मोहित को 2,400 रुपए की। ये मैंने कब करी, 13/11/2022 को। चौथी मैंने पेमेंट करी सुमित को 3,200 रुपए की। ये भी मैंने करी 13/11/2022 को। ये सारा आज की डेट की ट्रांजेक्शन चल रही है मेरी।
अब इसमें से हुआ क्या, ये वाला चेक जो मैंने रिसीव किया था, मैंने 15/11/22 को जमा कराया। ये मैंने 16/11/22 को जमा कराया। ये मेरा जो बैंक से निकला वो निकला 16/11/22 को, और ये भी निकला मेरा 16/11/22 को। समझ रहे एग्जाम्पल? मेरे पास में 55,350 रुपये टैली में था, बैंक में भी मेरे पास में 55,350 मान लेते हैं। बैंक में 55,350 आज की डेट में, और टैली में 55,350 रुपये था, मतलब टैली में ओपनिंग वाला। और 13 तारीख को ये सारी एंट्रीज मैंने टैली में कर दी। 13 तारीख को जब मैं मॉर्निंग में ऑफिस में आया तो मेरे पास में 55,350 का बैलेंस था। 13 तारीख को बैठ के मैंने ये सारी एंट्रीज अपने टैली में डाल दी। लेकिन ये जो एंट्रीज है, बैंक ने कब पास करी? ये वाली करी 15 तारीख को पास, ये वाली करी 16 को, ये 16 को, और ये 16 को उसने पास करी बैंक ने, कि जब मैंने प्रेजेंट किया या फिर सामने वाले ने प्रेजेंट किया 16 तारीख को। और बैंक ने एक मेरा 200 रुपये का चार्जेस लगा दिया। नोट कर लो चार्जेस की। 14/11 को, मतलब कल की डेट में 14/11 को बैंक ने क्या किया, एक बैंक चार्ज लगा दिया मेरे ऊपर। बैंक ने एक चार्जेस लगा दिया 200 रुपये का 14 तारीख को। अब मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन जो स्टेटमेंट बनानी है, वो बनानी कब कब की, डेली वाइज की। 14 तारीख की, 13 तारीख की, 15 की, और 16 की। मैंने 4 रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। 4 रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। स्टार्ट करो, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे 13 तारीख का रिकन्सिलिएशन। अब 13 तारीख को मेरे बैंक में कितना बैलेंस है? 55,350। बैंक ने चार्जेस तो 14 तारीख को लगाए, 13 तारीख को तो नहीं है। और 13 तारीख को भी टैली में कितना बैलेंस होगा? ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, एक्चुअल में कितना होगा? ये दो जो चेक मैंने रिसीव किए तो मेरे पास में ऐड हो जाएंगे बैंक में, और ये जो मैंने पेमेंट करी मेरी माइनस हो जाएगी। तो एक्चुअली मेरा टैली में कितना बैलेंस शो कर रहा होगा 13 तारीख को? कैलकुलेट है यहाँ पे? 55,350 प्लस 5200 प्लस 3500 माइनस 2400 माइनस 32। तो मेरे टैली में कितना बैलेंस दिख रहा होगा? 58,450 रुपये। कब? 13 तारीख की इवनिंग में क्लोजिंग बैलेंस, राइट? 13 तारीख की इवनिंग में क्लोजिंग बैलेंस मेरी टैली में कितना दिख रहा होगा? 58,450। अब 13 तारीख को बैंक का बैलेंस कितना है? 15,350 है, सॉरी 55,350 है 13 तारीख को। इसका रिकन्स्ट्रक्शन बनाओ, स्टार्ट करो। करो करो। एज पर टैली बैलेंस कितना है? 58,450। 13 तारीख की बात कर रहे हैं, सिंपल सी। और 13 तारीख को बैंक में स्टेट बैंक स्टेटमेंट कितना बैलेंस है मेरा? 55,350 का। तो इसकी रिकन्स्ट्रक्शन बनाओ कि बैलेंस एज पर टैली कितना है, उसमें एडजस्टमेंट क्या क्या करनी है वो करो। करो, करो, मैं कुछ करो।
बैंक चार्जेस नहीं, 13 को तो लगे ही ना बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस 14 तारीख को लगे ना आपके, तो 13 तारीख वाले बैंक चार्जेस का ऑप्शन बैंक ने कब लगाए हैं? 14 तारीख को लगाए। तो 13 तारीख को तो पता ही नहीं तुमको भी, जब तुम 13 तारीख को स्टेटमेंट निकालोगे तो उसमें बैंक चार्जेस दिखेंगे भी नहीं तुमको। करो करो करो। क्या बना? पढ़ो पढ़ो कोई नहीं। 5200 और प्लस के पेमेंट बैंक में 2400 और 3000। कितना आ गया वापस? 55,350 आ गया आज तक बैंक, है ना? सीडी की निकलेंगे। अभी 13 तारीख का, हाँ 13 तारीख का बैलेंस है इस पर बैंक, बैंक स्टेटमेंट है ना? तो आपका 13 तारीख का बैलेंस मैच हो गया। 55,350 बैंक में भी आ रहा है, 55,350 आपकी टैली के साथ रिकन्सिलेशन बन गया। क्लियर है? ठीक है, अब 14 तारीख को करो। 14 तारीख को क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक बैंक चार्जेस की टैली में एंट्री बुक करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं एंट्री बुक करूंगा, आपका हो गया। क्यों? हाँ दिक्कत आ रही बताओ। 14 तारीख को ये यहाँ से स्टार्ट करेगा नहीं, ये एक क्वेश्चन अलग ही हो गया। अब तुम नए नए शुरू करो। अच्छा ये आप अलग दे रहे हो क्या? आज देखो ना, मैच हो गया। मैच तो हो गया बट ये जो बैंक का स्टेटमेंट है 14 को होगा। पहले 13 का पूरा करो ना। 14 वाला, 14 वाला फिर करते हैं ना हम लोग, पहले 13 करो। तो इन पेमेंट के साथ करना है या 14 का अलग करना है? साथ में करो। देखो सामने देखो, ये तो मेरी टैली का चल रहा है। ये बैंक स्टेटमेंट जब मेरे पास में आती है तो इस तरीके से आती है, इसमें डेट लिखी होती है, बैलेंस होता है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होता है कि क्या चीज ऐड हुई क्या चीज लेस हुई, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब ये ओपनिंग है मेरा 55,350। 14 तारीख को सर बैंक टैक्स लगा दी 200 रुपए का, तो कितना क्लोजिंग बच गया? 55,450 का।
300 200 प्लस होगा ना, माइनस होगा 55 350 350 माइनस 200 55 150 प्लस 160। ठीक है, 55 110 का मेरा क्या बच गया, बैलेंस बच गया। अब उसके बाद में 15 तारीख को हरीश का चेक प्रेजेंट हो गया, जो मैंने चेक डाला था हरीश का, मैंने आपको बताया ना कि 15 तारीख को ये प्रेजेंट हो गया हरीश वाला, 15 को प्रेजेंट बोला था ना मैंने। बैंक में आ गया ना, जो मैंने 13 तारीख को अपनी टेलीमेट्री कर रखी थी, 15 तारीख को मेरे बैंक में भी आ गया, तो 5200 रुपये मेरा ऐड हो गया। तो बाकी जो 3 चेक थे वो मेरे पर 16 तारीख को लग गए, 16 तारीख को करंट से 3500 रुपये आ गए, और इनको जो पेमेंट चलेगी तो 58,250 मेरा अल्टीमेटली क्लोजिंग में बैलेंस बच गया कब का, 16/11 का। ये आ गई मेरी बैंक स्टेटमेंट, कि जब मैं बैंक में जाऊंगा स्टेटमेंट निकाल के लाऊंगा तो उसमें स्टेटमेंट ही आ रही होगी। अब मैंने आपको बताया कि पूछा कि भाई 13 तारीख का रिकन्सिलिएशन रखे दो, तो 13 तारीख को मेरे बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है, मेरे बैंक स्टेटमेंट में, सॉरी मेरी टैली टैली की स्टेटमेंट में 58,450 आ रहा है। मेरे पास में कितना आ रहा है 13 तारीख को, 58,450, जबकि 13 तारीख को बैंक में कितना आ रहा है, 55,350। हमको इन दोनों को रिकंसिल करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस जब मैंने निकालने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि मैंने 13 तारीख को चेक दे दिया था एक, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ अभी। 13 तारीख को चेक दिया था वो भी प्रेजेंट नहीं हुआ। 13 तारीख को चेक रिसीव हुआ था वो मैंने डिपॉजिट नहीं कराया। 13 तारीख को चेक डिपॉजिट हुआ था वो मैंने डिपॉजिट नहीं कराया। तो ये चारों चीजें क्या है, मैंने डिपॉजिट कराई ही नहीं बैंक में। तो क्या करना पड़ेगा, इन सबकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी। तो क्या करिए, आपने बैलेंस एज पर टैली कितना लिखा, क्यों बैलेंस एज पर टैली, मैंने आपको रिकंसिडर बताया था, एक बेस लेना है मेरे को। सबसे पहला काम क्या है, बेस लेना। बेस में किसको मान रहा हूँ, टैली के बैलेंस को, कि टैली के बैलेंस को मैंने एडजस्ट करके बैंक के बैलेंस तक पहुंचाना है। टैली का जो भी बैलेंस आ रहा है उसमें सारी एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके मेरे को उसको बैंक के बैलेंस तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टैली का बैलेंस लिखा 58,450। 58,450 में से मैंने ये ऐड कर रखा है और ये ऐड कर रखा है और ये माइनस कर रखा है और ये माइनस कर रखा है, राइट। पेमेंट को मैंने माइनस कर रखा उसमें, और रिसीट को मैंने ऐड कर रखा, तो इनकी रिवर्सल एंट्री करनी है, कर दी वो आपने। क्या किया, मोहित की वाले को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, तो वापस कितने पे पहुंच गया आप, 55,350 पे। जब आपका बैलेंस एज पर बैंक बुक कितना है, मैच हो गया, और बैंक स्टेटमेंट का कितना आ रहा है 55,350, तो आपका 13 तारीख का मैच हो गया। अब मैंने देखा कि भाई मेरे टैली में तो आ रहा है 58,450 का 14 तारीख को। 14 तारीख की अगर मैं बात करूं, तो 14 तारीख को भी मेरे पास में कितना आ रहा होगा। अब 14 तारीख को मैंने टैली में तो कोई एंट्री डाली नहीं, 58,450 टैली में आ रहा है 13 तारीख को, तो 14 तारीख को भी इतनी आ रहा होगा। लेकिन 14 तारीख को बैंक स्टेटमेंट में 200 रुपए की एक एंट्री दिख गई मेरे को। जब मैं 14 तारीख को बैंक स्टेटमेंट निकालने गया, तो मेरे को कहाँ तक की स्टेटमेंट मिली होगी, यहाँ तक की मिली होगी सिर्फ, नीचे की तो मिली नहीं होगी। वो तो 15 तारीख है। मैंने देखा उसने 200 रुपए का बैंक चार्जेस लगा रखा है। अब जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा, तो 200 रुपए की बैंक चार्जेस की एंट्री भी डाल दूंगा। तो ये चारों तो मैंने एडजस्टमेंट करनी है 14 तारीख को, एक 200 रुपए की बैंक की एंट्री भी करूंगा। समझ गए, करो। अब 14 तारीख की रिकन्सिल बनाओ अलग से, या मैं 14 तारीख को रिकन्सिल कर रहा हूँ अपना बैंक स्टेटमेंट। अब 14 तारीख को मेरी टैली में कितना बैलेंस है, मेरी टैली में 14 तारीख को कितना बैलेंस है, 58,400। 600 हो जाएगा। 14 तारीख को मेरी टैली में एक्चुअली बैलेंस कितना आ रहा है, 58,450। 58,450 आ रहा है जो यहाँ पे मैं लिख रखा है। तो लिखो बैलेंस एज पर टैली 58,450। अब इसमें एक एंट्री में डाल दूंगा बैंक चार्जेस की, माइनस कर दूंगा। मैं एंट्री क्या डालूंगा, मैंने जैसी बैंक स्टेटमेंट देखी होगी तो क्या दिखेगा, मतलब एक बैंक चार्जेस मेरा डला हुआ है, तो उसमें बैंक चार्जेस को माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली बैलेंस एज पर टैली कितना रह जाएगा, 58,250। 200 माइनस करूंगा ना, 58,450 एक्चुअली में आ रहा है अभी, उसमें 200 रुपए बैंक चार्जेस की एंट्री करूंगा तो कितना बच जाएगा, समझ रहे हो ना। एक एंट्री मैं इसकी करूंगा, अभी तक देखो, जब तक मेरे पास में स्टेटमेंट नहीं आई थी, मेरे पास में 58,450 एज पर टैली दिख रहा था, है ना, जब तक स्टेटमेंट नहीं आई।
जैसे ही स्टेटमेंट मेरे पास में आई, मेरे को पता चला कि बैंक ने 200 रुपये का चार्ज लगा रखा है, तो मैं इसको रिकन्सिलेशन में लेके जाऊंगा, अपनी टेलीमेंट्री डाल के पास करके खत्म करूंगा। टेलीमेंट्री पास करके खत्म करूंगा ना। रिकन्सिलेशन में क्यों लेके जाऊँ उसको? रिकन्सिलेशन में क्यों जाएगा? नहीं, देखो रिकन्सिलेशन का मतलब है कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो कुछ और कह रहे हैं। अब इस वाले पे 200 रुपए के ऊपर तो हम दोनों बहस ही नहीं कर सकते ना। बैंक ने जब चार्जेस लगा दी तो मेरे को बुक करने ही पड़ेंगे ना। या तो मैं बैंक वालों के ऊपर कहूँ कि भाई हाँ ये चार्जेस रिवर्स करेंगे, तो मैं रिकन्सिलेशन में डालूं कि भाई मैंने बुक नहीं करता, उनको बोलूंगा रिवर्स करेंगे। लेकिन जब मैंने मान लिया कि हाँ 200 मैंने उसको पे करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? टेलीमेंट्री कर दूंगा। तो टेलीमेंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस हो गया डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 रुपये। तो बैंक अकाउंट मेरा 58,450 जो था, अब कितना बच जाएगा? जब मैं 200 रुपये की उसकी पेमेंट की एंट्री कर दूं, कितना बच जाएगा? 58,450 का मेरा बैलेंस था। 200 रुपये मेरे बैंक चार्जेस कट गए, तो कितना रह गया मेरा? 250 रह गया ना। 58,250 रह जाएगा ना। इधर देखो, 13/11 को मेरा पर्सनल बैलेंस कितना था? 58,450 का था। मैंने जैसे ही स्टेटमेंट मंगवाई, मैंने देखा भाई उसके अंदर 200 रुपये एक बैंक चार्जेस है, तो मैं क्या एंट्री कर दूंगा? बैंक चार्जेस डेबिट टू HDFC बैंक या जो भी बैंक है मेरा। तो ये बैंक मेरा कितना 200 रुपये से कम हो जाएगा। 58,250, तो मेरे टैली में कितना बैलेंस रह जाएगा 14 तारीख को? 58,250, क्योंकि मैंने बैंक चार्जेस को रिकन्सिस्टेंट नहीं लेके गया, अपने अकाउंट में एंट्री उसी दिन कर दी। समझिए? तो मैंने भी एंट्री कर दी 14 तारीख को, बैंक ने ऑलरेडी कर रखी है। बैंक ने कर रखी है, मैंने कर दी। रिकन्सिलेशन का मैटर क्लोज। अब मेरे पास बैलेंस कितना है 14 तारीख को? 58,250। लेकिन बैंक के पास कितना है? 55,150। डिफरेंस है। डिफरेंस इसका है क्योंकि ये वाली एंट्री उन्होंने बैंक ने पास नहीं कर रखी, तो वापस मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी। दोबारा रिकन्सिलेशन बना लो इसी का। 58,250 में क्या करोगे? वापस से वही एडजस्टमेंट करोगे आप। समझ आ रहा है? करो एंट्री।
हो रहा है? हो गया? 55,150 आपको बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 14 रुपये, उसे मैच हो गया। हो गया कौन? 16 अगस्त शुरू करो। 15 भी अभी तो, सॉरी 15 अगस्त, 14 हो गया ना? 15, 58,250 तुम्हारा। हम्म। जब तुमने 58,250 यहाँ पे लिख दिया, तो बैंक चार्ज दोबारा क्यों डाल रहे हो? बैलेंस एज पर टैली तुमने क्या किया? पहले कितना था तुम्हारा? 58, तो 55,350 था ना? 58 कैसे हो गया? अच्छा, 58,450 था ना? उसमें 200 बैंक चार्ज से अपने एंट्री डाल दी होगी, तो बैंक कितना हो गया? 250 हो गया। तो बैंक चार्ज फिर यहाँ पे तो आएगा नहीं ना, आपने डली एंट्री डाल दी उसकी। तो बाकी ऐड और लेस करके आपका 55,150 से पहुंच जाएंगे हम लोग। आपका पूरा डालूंगा फिर से? कौन सा? रिकंसिलिएशन मैंने देखा नहीं, फिर से 15 कोई नहीं था, ऐसा लगा। हाँ, अब तुम 15 से शुरू करो ना। अब देखो 15 तारीख को तुम्हारे पास में कितना बैलेंस है? गारंटी डाल 15 की, या 15 की उसे गारंटी डाल, नहीं नहीं, नए तरीके से करो, प्रैक्टिस अभी होगी। अब देखो 15 तारीख को तुम्हारे पास में बैलेंस कितना रहेगा? जो तो 14 तारीख को था 200 रुपये बैंक डालने के बाद में, 15 को तो मैंने टाइम में कोई एंट्री ही नहीं करी। ये सारी 13 को करी थी, ये वाली 14 को करी है, तो 15 को एंट्री नहीं की, तो बैलेंस एज पर टैली कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। इन बैलेंस एज पर बैंक कितना है 15 तारीख को? 350। अभी इसकी रिक्वेस्ट बनानी शुरू करो, इसमें एक ट्विस्ट आएगा। शुरू करो। हाँ हाँ बोलो, आपको क्या है? तो देखो सामने देखो, कोई नहीं, सामने देखो। आपको हाँ वही करो। आपके पास में टैली में कितना बैलेंस है? 459। आपके बैंक स्टेटमेंट निकल नहीं, बैलेंस एज पर टैली शुरू करिए। हाँ, ठीक है। देखो आपके पास में 13 तारीख की आपने एंट्री कर रखी है इसमें, 13 तारीख तक आपने एंट्री कर रखी है। 58,450 आपने टैली में बैलेंस निकाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद में जब आपने बैंक स्टेटमेंट लेके आए 14 तारीख को, तब आपने देखा कि एक बैंक चार्ज उसने लगा रखा है बैंक ने, जो कि आपकी बुक्स में है ही नहीं। आप क्या एंट्री कर दोगे? बैंक चार्जेस डेबिट टू एचडीएफसी बैंक 200 रुपये से, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? 13 तारीख को इतना बैलेंस था, 200 रुपये आपने बैंक चार्जेस बुक कर दिए, 200 रुपये बैंक चार्जेस बुक कर दिया आपने टैली में, कितना बच गया आपका? 5250 बच गया। समझ आ गया? अब 200 रुपये की एंट्री इन्होंने भी कर रखी थी, बैंक वालों ने कर रखी थी, आपने भी अपने बुक्स में एंट्री कर दी। कर दी। तो जब दोनों ने एंट्री कर दी, दोनों ने ही अपने अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए, तो क्या रिकन्सिलिएशन बनना चाहिए इस चीज का? नहीं। तो आपके टैली में कितना बैलेंस आ गया? 58,250। कब? एज ऑन 14 नवंबर कि 14/11 को आपका बैलेंस एज पर टैली कितना रहेगा? 58,250। ये रह गया। अब 14 तारीख को ये बैलेंस एज पर टैली करो, 14/11/22, है ना? 58
250 आपके टैली में बैलेंस शो कर रहा होगा। अब आपने जब बैंक स्टेटमेंट निकाली उसमें आ रहा है 55,150, कितना आ रहा है 55,150, है ना। अब डिफरेंस क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि ये वाले जो चेक्स थे, जो 13 तारीख को आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी थी, 13 तारीख को आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, क्या बैंक में ये गए हैं, बैंक से ये पास हुए हैं? ये वाला कब हुआ? 15 को, 14 को तो नहीं हुआ। ये कब हुआ? 16 को, 14 को तो नहीं हुआ। तो एज ऑन 14, क्या ये चारों चेक, क्या ये चारों चेक बैंक ने अपने पास बुक करे हैं? नहीं करे। इन्हीं चारों का डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि बैंक चार्जेस का तो उसने बुक करा था, आपने भी कर दिया। अब ये वाले चेक आपने बुक कर रखे लेकिन उसने बुक नहीं कर रखे, तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? रिवर्सल करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ऐड कर रखे तो माइनस कर दूंगा, माइनस करना है तो ऐड बैक कर दूंगा। क्या करूंगा मैं? जो चेक रिसीव्ड हुए हैं, जो चेक मेरे को रिसीव्ड हुए हैं बट नॉट डिपॉजिटेड, ये चेक मेरे को रिसीव हुआ था ना, क्या हो गया? चेक रिसीव हुआ था मेरे को 13 तारीख को, 15 तारीख को बैंक वालों ने पास किया ना, 14 को तो नहीं किया ना। तो मेरे को जब रिसीव किया था मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रखा है ना, बैंक वालों तो नहीं बढ़ा रखा। मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 5200 रुपये। ये वाला भी चेक मेरे को रिसीव हो रखा है, मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रखा है, बैंक वालों ने तो नहीं बढ़ा रखा, तो मैं क्या करूंगा? इसको भी माइनस कर दूंगा। अब ये मैंने पेमेंट कर रखी है, मैंने अपने टैली में बैलेंस कम कर रखा है बैंक का, बैंक वालों ने तो कम नहीं किया ना। ये भी मैंने पेमेंट कर रखी है, मैंने अपना बैंक बैलेंस कम कर रखा है, बैंक वाले तो कम नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? इसको एडबैक कर दूंगा। रिवर्सल करने का मतलब क्या है? अगर मैं इन सब कंट्रीज का इफेक्ट नलीफाई कर दूं तो बैंक की स्टेटमेंट से मैच हो जाएगा। नलीफाई करने का मतलब क्या है? अगर मैंने ऐड कर रखा तो माइनस कर दूं, माइनस कर रखा तो उसको ऐड कर दूं। ये मैंने माइनस कर रखे हैं अपनी टैली में, तो इसको एडबैक कर दूं। 2400 और कौन सा था मेरा 3200, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 58,250 टैली में था। इसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया, इसका नल कर दिया, इसका इसका करो, क्या क्या बैलेंस बचता है इसका? कैलकुलेट उठाओ। हाँ, माइनस, हाँ 350 माइनस कर दिया। अब ऐड करो उसमें 2400 और 5200, वो 32, कितना आ गया? 55,150 एज पर बैंक। मैच हो गया तुम्हारा? करो आप उसको पूरा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करो, उसका मैं फिर आगे करूंगा। आपका 15 हो गया।
हो गया। चलो अब ऐसे ही करो 15 तारीख का। बैलेंस एज पर टैली कितना है? 15 तारीख को एज पर टैली कितना बैलेंस होगा आपका? हाँ हाँ, वही होगा। तो परेशान क्यों हो रहे हो? मैं पूछ रहा था इसलिए मैंने आगे रोक दिया था। बताओ क्या होगा? बैलेंस एज पर टैली 15 तारीख की बात कर रहा हूँ, 15 तारीख की बात कर रहा हूँ, 15/11/22 को 5305 क्यों टैली में? हाँ, क्यों? हाँ, कितना बचा टैली में? टैली में अच्छा, टैली है बैलेंस पर टैली। हाँ, जरूरत की टैली 15 तारीख को। 15 को वो तो बैंक स्टेटमेंट में है। हाँ, मैं इस पे टैली पूछ रहा हूँ कितना होगा। हाँ, रिकंसिलाइज करके तो सही होगा। मैंने अभी पूछा टैली का कितना है, रिकंसिलेशन तो अभी बना रहा हूँ मैं। स्टार्ट करेंगे ना रिकंसिलेशन तो। रिकंसिल तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा जो हम रिकंसिलेशन बनाएंगे। अब देखो बैलेंस एज पर टैली कितना है, 58250 ही है क्योंकि मैंने 15 तारीख को कोई एंट्री नहीं करी। देखो इधर सामने देखो, सामने देखो, 55,350 से मैंने 13 तारीख को ये एंट्री करी थी, 14 तारीख को मैंने 200 रुपए की एंट्री करी थी, है ना? तो मैंने कितना हुआ, 58,450 हो गया था। 15 तारीख तो मैंने कोई एंट्री नहीं करी टैली में, 15 तारीख को कोई एंट्री नहीं करी, तो बैलेंस वही रहेगा, 58,250 रहेगा। जो 14 तारीख को था वही सेम 15 को भी रहेगा। राइट, यही देखा तुमने भी बैलेंस का टैली। चलो यहाँ पे सब कुछ क्लियर। वो पुराना एग्जांपल देख रहे हो आप, 14 तारीख को लगा। हाँ, ये तो पहले क्या 450, इसके बाद हमने चार्जेस लगाए, 58,250 कर दिया। हम कर रहे हैं 15 तारीख का रिकन्सिलेशन, 14 का नहीं कर रहे। आप लाइन डाल दो उसके अंदर, नीचे 15 का करो, शुरू करो। अब 15/11 को मेरे पास में 58,250 बैलेंस है। अब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी, मेरे पास में कितना बैलेंस आ रहा है 15 तारीख को, 60,350। कितना आ रहा है? 60,350। और मेरे पास में टैली में कितना आ रहा है? 58,250। राइट। हाँ, कहाँ पे? ये बैलेंस है इसमें टैली के नीचे आपने 4722 साइड में छोटी कहाँ पे? अच्छा, आपने मुझे समझाया। ये वाला, ये तो हमारे 14 तारीख वाला था ना, क्योंकि मैंने 14 तारीख की बैलेंस निकाला था ना। हमने ये क्रेडिट कब बनाया था? 14/11/22 को बनाया था ना। इसीलिए तो मैंने 14/11 लिखा ना यहाँ पे कि बैलेंस एज पर टैली 14/11 को कितना है। 58,250 यही तो है भाई, देखो ना इतना बैलेंस था 13 तारीख को ओपनिंग में। ये चारों एंट्री मैंने 13 तारीख को कर दी, इतना हो गया 13 तारीख को। 14 तारीख को मैंने 200 रुपए की एंट्री कर दूंगा तो कितना बचेगा? 58,450 में से 200 माइनस करूँ कितना बचेगा? यही तो लिखा मैंने 14/11 का। नहीं आया? दोबारा बताऊं? 55,350 मेरा 13 तारीख को ओपनिंग बैलेंस था। मैंने ये चार एंट्री 13 तारीख को ही डाल दी थी। 13 तारीख को क्लोजिंग कितना बचा था मेरा? 58,450 का 13 तारीख को था। 14 तारीख को जब मैं बैंक स्टेटमेंट लेके आया, मुझे पता चला बैंक चार्जेस भी डले हैं। मैंने 14 तारीख को 200 रुपए की एंट्री डाल दी। तो 14 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ?
तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा 58,250 14,11। अभी क्लियर। अब 15 तारीख को मेरे पास में कोई, जब मैं बैंक स्टेटमेंट लेके आया 15 तारीख को उसने कोई बैंक चार्जेस नहीं लगा रखा, 15 तारीख को मैंने टैली में कोई एंट्री नहीं करी, तो सेम बैलेंस रहेगा, यही वाला बैलेंस ही तो रहेगा। तो 15 तारीख को मैंने बैलेंस कितना लिखा 58,250, क्योंकि 14 तारीख को मैं 200 रुपये की एंट्री डाल चुका हूँ, 15 तारीख को मैंने कोई एंट्री नहीं डाली, तो मैंने बैलेंस एज पर टैली कितना हो गया 58,250। जब मैं बैंक की स्टेटमेंट लेने गया 15 तारीख वाली, तो मेरे पास में कहाँ तक की स्टेटमेंट आई, यहाँ तक की आई होगी, इसके नीचे की तो नहीं आई होगी ना। मैंने देखा उसमें बैलेंस कितना आ गया 60,350 रुपए का। मेरे पास में 58,250, इसमें है 60,350। मैंने देखा 5,200 रुपए की एक एंट्री इसने पास कर दी है बैंक ने। जो मैंने 13 तारीख को पास कर रखी थी, जो मैंने एंट्री 13 तारीख को पास कर रखी थी, वो इसने 15 तारीख को पास कर दी। 15 तारीख को पास कर दिया। तो क्या अब ये रिकन्सिलेशन में रह जाएगा मेरा, या हट जाएगा 15 तारीख को? रिकन्सिलेशन कब बनेगा? या तो उसके पास नहीं है या मेरे पास नहीं है। अब मैंने तो 13 तारीख को डाल दी, उसे 15 तारीख को डाल दी, तो दोनों के पास आ गई ना। तो एज ऑन 15 ये आइटम रिकन्सिलेशन में रहना चाहिए, हटना चाहिए? रहना चाहिए, हटना चाहिए, बताओ। 15 तारीख को मैंने 13 तारीख को एंट्री डाल दी थी, 14 को हम दोनों में डिफरेंस आ रहा था, उसने 15 को एंट्री डाल दी, क्या 15 को हम दोनों में डिफरेंस आएगा? मैंने 5,200 रुपए की रिसीट की एंट्री डाली थी अपनी टैली में, बैंक वालों ने नहीं डाली थी। रिकन्सिलेशन कब बनेगा? जब कहीं ना तो कहीं डिफरेंस होगा। मैं कह रहा हूँ 5,200 रुपये मेरे पास में आ गए, वो कह रहा है नहीं आए नहीं है नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। 15 तारीख को उसने बोल दिया 5,200 रुपये आ गए, मैं 13 तारीख को 5,200 रुपये डाल रहा 15 तारीख को उसने डाली। तो अब 15 तारीख को शाम को जब मैं देख रहा हूँ, शाम को जब मैं 15 तारीख को देख रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस रहेगा? मैंने 13 तारीख को ही बोल दिया आ गए, उसने 15 तारीख को बोल दिया आ गए, तो अब दोनों ने ही बोल दिया ना आ गए। तो एज ऑन 15 तारीख को शाम को क्या कोई डिफरेंस रहेगा? समझ के बोलो, ऐसे मत बोलो। नहीं रहेगा ना। परफेक्ट। तो अब क्या ये रिकन्सिलेशन का आइटम रहेगा मेरा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि उससे भी बैंक ने एंट्री पास कर दी, मैंने ऑलरेडी करी रखी थी। तो 5,200 तो मेरा उड़ ही गया ना, रिकन्सिलेशन हट जाएगा ना। तो अब 15 तारीख को डिफरेंस किस किस आइटम का आएगा? एक इस वाली आइटम का आएगा, एक इसका आएगा, और एक इसका आएगा, इन्हीं तीन का आएगा। ये वाला आइटम का तो ऑलरेडी इसने एंट्री पास करी थी ना। अब तो जब तक नहीं करी थी जब तक डिफरेंस आया था। अब मैंने भी कर दी और उसने भी कर दी, तो डिफरेंस हमारा हट गया। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट किस किस की होगी? इन तीन की एंट्री, इन तीन की एंट्री की एडजस्टमेंट करो। समझ आ रहा है ना? कर दी। तो बना बना पूरा रिकन्सिलेशन बनाओ आराम से। पहले तारीख का तुम्हारा बन के मैच हो गया ना। अब 16 तारीख का बना। डाउट है? सचिन बोलो बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, अब 15 की बना रहे हैं तो आए होंगे ना। 15 को मैंने टेलीमेंट्री डाल रखी है ना।
मेरे पास में ये सारी एंट्री डली हुई है। 15 को एक ही चेक तो पास हुआ ना तुम्हारा, एक 5200 की तो उसने एंट्री डाल दी, ये 3 एंट्री उसने अभी नहीं डाल रखी ना, तो इन 3 का रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा ना। बैलेंस एज पर टैली कितना हो गया, 58,250। अब 3500 का जो चेक है मैंने रिसीव कर रखा है, वो बैंक ने नहीं पास कर रखा, तो मैं क्या करूंगा उसको, अपनी टैली में से माइनस कर दूंगा। 2400 का चेक मैंने पे कर रखा है, बैंक ने पास नहीं कर रखा, तो मैं क्या करूंगा उसको एड बैक कर दूंगा। 3200 का चेक मैंने पे कर रखा, माइनस कर रखा अपनी टैली में से, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा अपनी टैली में ऐड कर दूंगा। तभी तो मैं उसके बैंक के बैलेंस पे पहुंच पाऊंगा ना। इनके इफेक्ट नील कर देना। अभी तक मैं क्या कर रहा, चारों के इफेक्ट नील कर रहा था। क्यों, क्योंकि बैंक ने चारों एंट्री कोई भी पास नहीं कर रखी थी। अब बैंक ने एक एंट्री 5200 की तो पास कर दी, ये 3 पास नहीं करी बैंक ने अभी तक, तो इन तीनों के इफेक्ट मेरे को नील करने हैं ना, तो इनको रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो तीनों को रिवर्स कर दो बस। 58,250 में से ये तीन आइटम को रिवर्स कर दो। 16 तारीख में क्या है, तो सारे तो कट ही गए। हाँ, वही है। 16 पे तो मैं तुमको पहुंचाया नहीं। नहीं तो फिर वही तो मैं डेट का बोल रही थी कि 15 को अगर हमने सारे एंट्री कर दी 16 के। 16 को कहाँ पहुंच गए तुम, मैं तो अभी तुम्हारे साथ में 15 की बात कर रहा हूँ बच्चे। 16 की उनसे बात करो, जब 16 पहुंचे मैं आपको बताऊंगा। अभी 15 तो करो, स्टेप वाइज चलो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। अभी 15 की बात करो, आप 16 को भूल जाओ, क्योंकि ये चेक 16 को पास हुए हैं मेरे, अभी 16 तो आपके पास में डेट आई नहीं ना, आप तो 15 पे बैठे हो। और तुम सही कह रहे हो, 16 में क्या होगा, बैलेंस एज पर टैली कितना होगा मेरा, 58,250, और बैलेंस एज पर बैंक में कितना आ रहा है, 58,250। तो रिकंसिलिएशन इफेक्ट जीरो, कि हमारा जो बैंक में जितने मैंने टैली में चेक डाल रखे हैं वो सारे सारे बैंक में पास हो गए, रिकंसिलिएशन इफेक्ट जीरो। तो इससे सिंपल से ये बनेगा, बैलेंस एज पर टैली 58,250, बैलेंस एज पर बैंक 58,250 बैलेंस में। आप बताओ। कैलकुलेट करो कितना है। कितना है, मैं नहीं बताऊंगा, खुद आइडिया लगाओ। रिकंसिलिएशन क्या है, देखो, सिंपल कैलकुलेशन पे जाओ, कंफ्यूज मत हो। हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस मेरे पास में है, दूसरे बैलेंस से पहुंचना है। मेरे पास में टैली में जो भी बैलेंस है उसको मैंने मैच करना है किससे, बैंक से। अब हमने डिफरेंस आइडेंटिफाई कर दिया कि टैली में जो बैलेंस है ये 58,350, उसमें 3500 रुपये ऐड करने के बाद ये 58,350 पे आया हूँ मैं, 2400 माइनस करने के बाद आया हूँ, और 3200 माइनस करने के बाद आया हूँ। राइट, ये सब मैंने, ये वाले को मैंने ऐड कर रखा है, इन दोनों को मैंने माइनस कर रखा है। बैंक ने इसको ऐड नहीं कर रखा, इसको माइनस नहीं कर रखा, इसको माइनस नहीं कर रखा। अब मेरे को बैंक के बैलेंस से मिलाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये ऐड कर रखा है, बैंक ने नहीं कर रखा, तो मैं वापस से माइनस कर दूंगा। मैंने माइनस कर रखा है, बैंक ने माइनस नहीं कर रखा, तो मैं ऐड बैक कर दूंगा। सिंपल, रिवर्सल करना है ना हमने। अगर मैंने ऐड कर रखा है पहले, तो माइनस कर दूंगा, पहले माइनस कर दो उसको ऐड कर दूंगा। अब आप खुद बताओ, जो रिसीव हुआ उसको मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, अपने टैली में ऐड कर रखा है, तो क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो जो पेमेंट है मैंने अपनी टैली में माइनस कर रखी है, उसका रिवर्सल करने के लिए क्या करूंगा, उसको ऐड बैक कर दूंगा। कितना आया, दिखाओ जरा, कॉपी दो, कॉपी दो। अरे तुम गलती कहाँ कर रहे हो, पेमेंट करते टाइम पे तुम चेक रिसीव करते हो, चेक रिसीव में लिखा होता है। मोहित को और सुमित को तुमने चेक रिसीव किया हुआ है, पे किया ना,
यहाँ पे चेक पेड लिखो ना, चेक पेड तो मोहित किया ना आपने, चेक रिसीव तो नहीं किया। चेक रिसीव किसे किया था? करण से। आप लैंग्वेज खुद पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। चेक रिसीव कर रखा है मैंने करण से, तो मतलब मैंने अपनी टैली में ऐड कर रखा है ना, तो उसे क्या करोगे? लेस कर दोगे। चेक पे कर दिया मैंने मोहित को, तो मैंने अपनी टैली में क्या करा? पेमेंट करने का मतलब मैंने माइनस कर रखा है, तो उसे क्या करोगे? रिवर्स करने के लिए क्या करोगे? प्लस कर देंगे बस, ये ऐड हो जाएगा मेरा। ऐसे ही चेक मैंने सुमित को पे कर रखा है, मैंने अपनी टैली में क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है, तो उसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, उसका पर ऐड। सिंपल। समझे? वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। कितना है? कितना आ गया? 6। लिखो उसको। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना हो गया तुम्हारा? 60350, जिससे मैच हो गया आपका। क्लियर? अब देखिए, अब आप आ गए 16 तारीख पे। अब हम बात करते हैं 16 तारीख की। अब आपके पास में बैंक बैलेंस तो कितना आ रहा है? 16 तारीख को भी क्या थे, जब मैं 16 तारीख को बैंक स्टेटमेंट निकलवा के लाया, तो उसमें मैंने देखा यहाँ तक की स्टेटमेंट पूरी आ गई होगी, है ना। उसमें मैंने देखा बैंक चार्जेस वगैरह तो कुछ लगे नहीं, तो मैंने एडिशनल एंट्री टैली में कोई करी नहीं। तो 16 तारीख को भी मैंने टैली में कोई एंट्री नहीं करी। तो मेरा बैंक बैलेंस एज पर टैली कितना रहेगा? 58,285 रहेगा। टैली बैलेंस तो यही रहेगा ना, 58,250 का। तो ये रिकंसिलेशन में कैसे बना रहा हूँ? अलग से एक सेपरेट स्टेटमेंट बना रहा हूँ। टैली में छेड़खानी नहीं कर रहा है रिकंसिलेशन की, अलग से स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो टैली में तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी। टैली में बैलेंस कितना रहेगा? 58,285 रहेगा, जो मेरा 15 तारीख को था वही 16 तारीख को रहेगा, क्योंकि टैली में कोई एंट्री नहीं करी। अब जैसे ही मैंने 58,250 अपनी टैली में देखा, मैं बैंक की स्टेटमेंट लेके आया, उसमें मैंने देखा 16 तारीख को बैलेंस कितना रहा है? 58,250। मैं तो खुश, मेरी रिकंसिलेशन इक्वल हो गई। कि बैलेंस एज पर टैली कितना है? 58,250। और एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 58,250। रीजन, जो मेरे ये 3 चेक जो रिकंसिलेशन पिछले 15 तारीख तक के थे, जो मैंने अलग एक्सेल स्टेटमेंट बना रखी थी, मैंने देखा कि 3500 का ये चेक बैंक ने पास कर लिया, बैंक के पास डिपॉजिट हो गया। ये वाला 2400 का चेक मैंने देखा बैंक ने 2400 की पेमेंट अपने पास में कर दी। मैंने देखा 3200 की मैंने पेमेंट कर रखी 13 तारीख को, बैंक ने अपनी पेमेंट कर दी 3200 की 16 तारीख को कर दी। सिंपल। क्लियर? जैसे ये तीनों चेक भी पास हो गए, मेरे तीनों चेक भी बैंक में रिफ्लेक्ट हो गए, तो रिकंसिलिएशन का मैटर खत्म हो गया। कि अब जो जो मैंने एंट्री कर रखी थी वो बैंक से पूरी पूरी मैच हो गई, और 16 तारीख को हमारा अल्टीमेटली बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस मैच हो गया। तो 16 तारीख को अगर मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? बैलेंस एज पर बैंक, तो सॉरी बैलेंस एज पर टैली 58,250, बैलेंस एज पर बैंक 58,250, रिकंसिलिएशन जीरो नील। क्लियर? समझ गए? चलिए, अब टैली में हमने कैसे करना है? टैली में सिंपली क्या करना है हमने? हाँ, हम्म, किसमें? टैली के अंदर? हाँ, बैंक में तो ये रहा ना, देखो बैंक स्टेटमेंट 63 ना, ये दिख तो रहा है आपको 15 तारीख को। 15 तारीख की बैंक बैलेंस से तो मैच हो गया ना, तो ये बच रहा है हमारे बैंक में। बैंक स्टेटमेंट तो प्रिंटेड फॉर्म में आएगी, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। टैली को आप वैसे ही चेंज नहीं करोगे। हम ये कैसे बना रहे हैं? अलग से कागज पे या एक्सेल में बना रहे हैं कि एक स्टेटमेंट साथ में हम लगा के दे दें मैनेजमेंट को। जो स्टेटमेंट अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस हमने बता दी कि भाई ये 3 चेक है 15 तारीख को जो प्रेजेंट नहीं है, जिसके लिए डिफरेंस आ रहा है वो आइडेंटिफाई करके हमने दे दी कि टैली में मेरा बैलेंस इतना आ रहा है, और ये 3 चेक का एडजस्टमेंट है, और मेरा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इतना 60,340 आ रहा है 15 तारीख को, जो आपका बैंक स्टेटमेंट से मैच कर जाएगा। क्लियर? और 16 तारीख को जब मैं बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा ये तीनों चेक भी बैंक में पास हो गए हैं मेरे, तो मेरा बैंक का और टैली का बैलेंस सेम रहेगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हमने कर लिया मैनुअली कैसे कैसे करनी है। टैली मैंने आपको सिंपली बताया, कुछ नहीं करना। टैली में हमने 13 तारीख को सारी एंट्री कर रखी होंगी, बस जो बैंक रिकंसिलिएशन वाली डेटा उसमें हम ये 4 डेट डाल देंगे कि ये वाला चेक मेरा कब पास हुआ? 15 तारीख को हुआ, ये 16 को हुआ, ये 16 को हुआ, ये 16 को हुआ। बैंक में सिर्फ मैं
ये जो डेट्स जिस दिन पास हुए हैं वो डेट डाल दूंगा और मेरा रिकैपिटुलेशन वहां पर अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए वो कैसे करते हैं, वो मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ। अगर मैं इसमें, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट खुल गई, पूरे बैंक का लेजर खुल गया पूरे साल का। सामने देखो, बैंक का लेजर खुल गया पूरे साल का। बैंक का लेजर पूरे साल का खुल गया कि कितनी कितनी मैंने पेमेंट कर रखी है। 1 मई को इसको पेमेंट करके, जून में जुलाई, ऐसे ऐसे करके मैंने पेमेंट कर दिया। ओपनिंग में था मेरा 45,500 का, इस बार 1,33,000 की मैंने पेमेंट भी कर दी, तो नेगेटिव बैलेंस हो गया एक तरीके से मेरा। वो डिफरेंट थिंग है, चलते हैं उसके बाद में। मैं एक काम करता हूँ, एंट्री कर ही देता हूँ अपने को, कंफ्यूजन होगी। 45,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस था, 45,500 का। 5 लाख की मेरे को पेमेंट रिसीव हुई, 1,33 में टोटल पेमेंट कर चुका हूँ। क्लोजिंग बैलेंस मेरा 4,12,500 रुपये अवेलेबल है टैली के अंदर। ठीक है, हाँ इसके अंदर भी एक काम करता हूँ मैं, इस एंट्री को भी डिलीट मारता हूँ और इसके अंदर से ओपनिंग बैलेंस को भी हटा दूँ। सॉफ्टवेयर का क्या चेंज कर रहे हैं? सब कंप्लीट है, हाँ सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल थ्योरी बच्चे और कुछ एडवांस फीचर बच्चे हमारे। ये खत्म होने के बाद फिर डिसाइड करते हैं स्टूडेंट। 2-3 रजिस्ट्रेशन तो आए हैं हमारे पास में, वो काफी देखते हैं। ये अपने तो लेटर हमारा चल। मैंने ओपनिंग हटा दिया, 23 रुपए की टैली खुल गई, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में 5 लाख रुपए रिसीव हुए थे। 1 मई को चेक रिसीव हुआ, मैंने अपनी एंट्री कर दी। ये मेरे पास में 1 जून को चेक मैंने पेमेंट करी, ये 1 जून को पेमेंट करी, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैंने ये कुछ पेमेंट कर दी, जो मैंने डायरेक्टली चेक पे किया। अब मुझे नहीं पता ये कब उन्होंने प्रेजेंट किया, कब नहीं किया। वो कैसे पता चलेगा? जब मेरे पास में बैंक की स्टेटमेंट आएगी। अभी तो जैसे ही मैंने 1 मई को चेक काट के अकबर एंड कंपनी को दिया, मैंने अपनी टेली में एंट्री कर दी अकबर एंड कंपनी, सॉरी जब मेरे पास, सॉरी पेमेंट रिसिप्ट आई एक बार से, तो मैंने जैसे मेरे पास में चेक आया, मैंने कर दिया एचडीएफसी बैंक डेबिट टू अकबर एंड कंपनी, 5 लाख रुपए का चेक मेरे पास में आ गया। मैंने 1 तारीख को चेक अपने पास में रिसीव करके रख लिया, डोर में पड़ा हुआ है। मैं डिपॉजिट नहीं कराया। डिपॉजिट जब कराऊंगा उसके 1-2 दिन बाद क्लियरेंस होगी, जब क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद मैं बैंक स्टेटमेंट मंगाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली ये चेक कब पास हुआ था, है ना, कि कब मेरे एक्चुअली बैंक में पैसा आया था। तब तक क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा कि मैं तो यहाँ पे बोलता रहूंगा 5 लाख रुपए, बैंक स्टेटमेंट बोलेगा पैसे नहीं है आपके पास में, है ना, कि बैंक में जब तक जमा नहीं होगा। अब मान लेते ये चेक मैंने 1 जून को जमा कराया या 30 जून को जमा कराया, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एंट्री डाल दूंगा कि भाई 1 जून को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया था। तो कैसे डालते हैं हम, रिकैलकुलेशन पे गए, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए ये सारी डेट कौन सी है, जिस दिन मैंने बैंक में एंट्री करी, ये जिस दिन मेरे पास में चेक की डेट थी। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी डेट डालेंगे, बैंक की डेट की, बैंक में वो चेक किस दिन पास हुआ। अब ये जो हम मैनुअली कर रहे थे, किस दिन पास हुआ, उसकी 16 तारीख की ऐसे रिकैलकुलेशन बनाओ, 15 की ऐसे बनाओ, उस वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपल बैंक स्टेटमेंट देखनी है। हमको ये देखना है कि 5 लाख वाला जो चेक हमारे अकाउंट में जमा हुआ, बैंक में किस डेट को आया था।
1 मई को तो मेरे पास में आ गया था चेक, फिजिकल चेक मेरे पास में 1 मई को आ गया था, मैंने एंट्री कर ली। लेकिन एक्चुअली बैंक में कब डिपॉजिट हुआ, मान लेते ये 1 जून को हुआ जमा। 1 महीने का गैप लग गया हमारा दो, कि भाई जमा नहीं कराया, कोई बंदा नहीं था। 1 जून को जाके वो चेक बैंक में पास हो गया, हमने डेट क्या डाली, 1 जून। अब क्या होगा, 1 मई से लेके 31 मई तक, क्योंकि 1 जून को तो पास हो गया, 31 जून तक क्या रहे, सॉरी 31 मई तक ये एंट्री क्या रहेगी मेरी, रिकंसिलिएशन पेंडिंग शो करती रहेगी। कि अगर मैं 31 मई का रिकंसिलिएशन बनाऊं तो क्या आएगा, कि बैलेंस एज पर बैंक 0 आ रहा होगा, लेकिन बैलेंस एज पर टैली कितना होगा, 5 लाख आ रहा होगा। डिफरेंस, कि भाई मेरा 5 लाख रुपए का चेक एक मेरे पास में पड़ा हुआ है, समझ गए। लेकिन जैसे मैं 1 जून की रिकंसिलिएशन बनाऊंगा, उस दिन क्या होगा, बैंक वाले ने पास कर दिया होगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर टैली 5 लाख, बैलेंस एज पर बैंक 5 लाख, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, 1 तारीख को बैंक में वो चेक पास हो गया। अब ये 1 जून का चेक मैंने पे करा था, मान लेते ये हमारा 1 जुलाई को जाके पास हुआ बैंक में। 1 जुलाई में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में लिमिटेशन है 1 जुलाई डालने की। ठीक है, ये भी मान लेते मेरा 1 जुलाई को पास हुआ बैंक में। ये मेरा 1 दिसंबर को मैंने पेमेंट करी थी, लेकिन वो पास हुई मेरी 31 दिसंबर को, 30 दिन का टाइम लग गया। ये भी मेरी 31, मान लेते 31 दिसंबर तक पास पास हुई। ये मेरी हुई, मान लेते ये अगले दिन ही हो गई थी, 1 जनवरी को मैंने जाके चेक जमा करा दिया। ये मेरी 1 जनवरी की थी, ये मेरी किसी को चेक दिया ही नहीं मैंने, पढ़ा रह गया, भूल गया। 1 मार्च को जाके ये कंप्लीट हुआ मेरा बैंक में। तो ये कौन सी एंट्री डाल दी मैंने डेट की, सिर्फ बैंक की स्टेटमेंट देख के, जैसे मैंने ये बैंक की स्टेटमेंट आपको बना के दिखाई थी, कि ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग। तो बैंक में जो ये पासिंग की डेट थी, बैंक की स्टेटमेंट की जो डेट थी, मैंने सिंपल सा कहेगा, जो जो अमाउंट की डेट थी वो डेट को यहाँ पे पुट कर दिया, किस किस दिन वो बैंक की स्टेटमेंट में गया, और उसको कर देते हम सेव। देखिए अभी तक की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैलेंसेस पर कंपनी बुक 4,12,000, और बैलेंसेस पर बैंक बुक 4,12,000, क्योंकि ये सारा का सारा मैंने आइटम को रिकंसिलिएशन में डाल दिया। अब इसको कर देते हैं सेव। अब देखिए, अब मैं खोलता हूँ इसको, और 31 मई तक, 31 मई तक निकलेगा नहीं। देखिए अब मैंने क्या खोला, अप्रैल से लेके 31 मई 23 तक का पीरियड खोला, कि मैं 31 मई 23 को रिकंसिलिएशन बना रहा हूँ। कब बना रहा हूँ, 31 मई 2023 तक। अब वो दिखा रहा है कि आपने 1 अप्रैल 23 को एक अकबर एंड कंपनी की एंट्री कर रखी थी, किसकी, बैंक के अंदर, रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अकबर एंड कंपनी। लेकिन वो चेक आपका पास नहीं हुआ था बैंक में, पास कब हुआ, 1 जून 2023, मतलब इस डेट के भी बाद में। तो 31 मई को मेरे बैंक, मेरे टैली में कितना बैलेंस आ रहा होगा, 5 लाख रुपए। बैंक में कितना आ रहा होगा, 0, क्योंकि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो नीचे देखो, आप देख रहे हो, बैलेंस एज पर कंपनी बुक 5 लाख, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 5 लाख, कि जो आइटम बैंक में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए 5 लाख रुपीज के, वो आइटम का डिस्क्रिप्शन ऊपर है। और बैलेंस एज पर बैंक कितना है, 0। समझिए, ये हो गई मेरी रिकंसिलिएशन पूरी प्रिपेयर। अब ऐसे अगर मैं इसको देखूं, रिकंसिलिएशन मैं डेट डाल देता हूं, इसकी मान लेते हैं 31 दिसंबर डाल देते हैं, कि दिसंबर तक ये चेक पड़ा था, मैंने पास ही नहीं कराया। और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ 31 जुलाई तक। अब देखिए, इसको हम करते हैं रिकंसिलिएशन। अब देखिए, रिकंसिलिएशन में क्या है, मेरा जुलाई तक मैंने खोल दिया, जितनी ऑलरेडी पास हो रखी थी, जो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भी और वहां पे भी, वो तो इसने हटा दी। सब कौन सी इसने दिखाई, आपकी नॉर्मल वाली। बैलेंस एज पर कंपनी बुक कितना है, 4,45,000 रुपये आपका, 5 लाख रुपए आपका बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए बैलेंस एज पर बैंक कितना है, 55,000 का। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग ये पूरी रिकंसिलिएशन इसके अंदर बना के रख लेंगे। सिंपल सी, हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ डेट डालनी है और रिकंसिलिएशन हमारी रेडी। उसके पीछे का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑलरेडी मैन्युअली सीख लिया। क्लियर। और ये जो हमने मैन्युअली सीखा, सिर्फ बैंक के रिकंसिलिएशन का काम नहीं आएगा, ये हर चीज को रिकंसिल करने का काम आएगा। कि अगर मेरे को एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से मैच करना है, एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस में जाना है, तो उसके जो जो एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट को नलीफाई कर दूं, सिर्फ मैं उस बैलेंस से पहुंच जाऊंगा। समझ गए, चलो कर लोगे।
क्लोज करें आज की क्लास। थैंक यू।